आजादी के बाद से ही भारतवर्ष की अखंडता के लिए अनेक प्रयत्न हुए हैं। आज भारतवर्ष जिस रूप में दर्श है वो अनेक यत्न प्रयत्नों की एक श्रृंखला है और इन्हीं श्रृंखलाओं में आज एक कड़ी को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की पेशकश इन डेप्थ में आपका स्वागत है। आज हम जिस शीर्षक की चर्चा करेंगे आप देख सकते हैं, उसका नाम है ऑपरेशन जेरिको। ऑपरेशन जेरिको चर्चा में क्यों है और आज की इस चर्चा को हम आगे किन बिंदुओं के अंतर्गत बढ़ाएंगे, तो आइए देखते हैं उन बिंदुओं को। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, किस वजह से हम इस शीर्षक को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। फिर हम देखेंगे कि ये संबंधित जो भी मूवमेंट है, जो भी आंदोलन है, तो इससे किस स्थान से संबंधित है, उस स्थान की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, फिर इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, फिर इस ऑपरेशन जेरिको के विषय में हम कुछ तथ्य जानेंगे, कुछ तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करेंगे और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न, यह देखने के लिए कि आपने इस संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बताते चलें कि आज के संदर्भ की प्रेरणा हमें कहां से मिली। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है जिसमें एयर फोर्सेस ऑपरेशन इन मिजोरम, हाउ ऑपरेशन जेरिको वाज क्विल्ड। साथ ही आपको बताते चलें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते वक्त इस मूवमेंट का जिक्र किया था, जिसकी वजह से यह और चर्चा में बन गया। यह तब की बात है जब मणिपुर के प्रश्न को रेखांकित किया गया उनके सामने, तो उन्होंने इसका जिक्र अपने संभाषण के दौरान किया था। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। तो अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह मिजोरम जिले में स्थित है, लेकिन अगर तात्कालिक समय की हम बात करें तो यह उस समय असम में स्थित था। वास्तव में पूर्वोत्तर भारत का सारा क्षेत्र उस समय असम द्वारा ही प्रशासित होता था। आज के जैसे रूप में हम देखते हैं, सेवन सिस्टर्स के रूप में पूर्वोत्तर के राज्यों को जानते हैं, वो स्थिति तब नहीं थी। तब असम ही प्रशासनिक केंद्र था और यह असम का ही एक भाग था, एक हिस्सा था, एक जिला था। हालांकि कुछ जनजातीय क्षेत्र इसमें थे, जैसे नागा हिल्स पहाड़ियों के नाम पर उन एरियो का डिवीजन था। लुसाई हिल्स वो जगह थी जहां पर यह मिजोरम आज स्थित है। ये अपने आप को अपने सांस्कृतिक वैविध्य के कारण, सांस्कृतिक विविधता के कारण इससे अलग या इससे पृथक मानते थे। कुछ प्रिंसली स्टेट भी यहां थे, जैसे मणिपुर और त्रिपुरा। यद्यपि पूरा पूर्वी भारत असम के रूप में ही उस समय देखा जाता था, क्योंकि प्रशासनिक इकाई असम ही थी। साथ में अगर हम बात करें तो इसके इधर इस हिस्से में तात्कालिक रूप में पूर्वी पाकिस्तान, अर्थात वर्तमान समय में अगर बात करें तो बांग्लादेश की अवस्थिति थी और इस हिस्से में म्यांमार अवस्थित है। तो अगर हम इसके परिसीमा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहां पर तात्कालिक पाकिस्तान की सीमा लगती थी, जिसके कारण विदेशी किसी देश के परिसीमा पर इसकी अवस्थिति थी। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। इसके अलावा सांस्कृतिक विविधता के कारण तराई क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से विविधता होती है, उनके रहन सहन, खान पान, अन्य तरहों से भी। इसलिए अरुणाचल, नागा, मिजो, त्रिपुरा ये अलग राज्य थे और अपने सांस्कृतिक विविधता के कारण ही अलग राज्य की मांग भी कर रहे थे। मिजोरम यद्यपि 1972 तक असम का ही भाग रहा, बाद में उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है और अंत में जाकर आप देखेंगे कि 1987 में इसको एक राज्य का दर्जा मिलता है। तो ये फिलहाल इसकी भौगोलिक अवस्थिति थी। अब हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की। वास्तव में 1957 तक जब भारतवर्ष आजाद हुआ, तो आजादी के बाद से लेकर 1957 तक स्थिति सामान्य रही। ऐसी कोई विशेष घटना नहीं हुई जिसमें हम इस भौगोलिक परिक्षेत्र में इसको अराजक स्थिति की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन 1957 के बाद स्थिति में बदलाव आता है। 1958 में यहां पर इस क्षेत्र में इस जनजातीय परंपरा के तहत एक किंवदंती कह लें या यहां पर एक स्थानीय मान्यता कह लें, उसके तहत ऐसा माना जाता था कि जब भी बांस में फूल आएंगे, बांस यहां पर बहुतायत पाया जाता है, बैम्बू, तो बांस में फूल आना यहां पर बहुत ही अपशकुन माना जाता था जनजातीय परंपरा में। ऐसा माना गया कि 1862 में और 1911 में भी ऐसा हुआ था और इन दोनों ही वर्षों में यहां पर
काफी अकाल, महामारी और भूखमरी जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। इनका यह मानना था कि 48 वर्षों बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि कोई वैज्ञानिक तथ्य इसके पीछे नहीं था, उससे प्रमाणित नहीं था, लेकिन ऐसी इनकी मान्यता थी। इसी के तहत 1958 में भी इन्होंने कहा कि अब इस वर्ष भी बांस में फूल आए हैं और ऐसी संभावना बनती है कि इस वर्ष भी महामारी आएगी। इसके तहत चूंकि ये असम राज्य का हिस्सा थे, इन्होंने असम सरकार से ये गुजारिश की कि हमें 1.5 लाख रुपए अनुदान दिया जाए, क्योंकि ऐसी संभावना है। सरकार ने इसे जनजातीय सांस्कृतिक शिगुफा मानकर इसको हवा में उड़ा दिया, लेकिन परिणाम अकाल के रूप में दिखाई दिया। जो भी हो, अकाल 1958 में पड़ता है और इसी समय इस अकाल के कारण, एक तो अनुदान न देने के कारण इनके इस समाज में असंतोष व्याप्त था, अकाल ने उसमें और वृद्धि की। और आगे हम देखेंगे कि असमिया भाषा को इसी समय सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य बनाया गया और इस बात ने आग में घी डालने का काम किया। असंतोष की जो पराकाष्ठा है वो और ऊपर गई, वो अपनी पराकाष्ठा तक गया और धीरे धीरे विद्रोह होने लगे, धीरे धीरे हर जगहों पर आंदोलन होने लगे। और इसी समय एक फ्रंट बनता है जिसका नाम है मिजो नेशनल फ्रंट। 28 अक्टूबर के दिन 1961 को मिजो नेशनल फ्रंट नामक एक संगठन अस्तित्व में आता है और इसने इस सांगठनिक रूप से एक विद्रोह के लिए एक संरचना प्रस्तुत की। आगे चल के हम देखेंगे कि 1964 में असम राइफल की एक बटालियन को बर्खास्त किया गया और उस खास बटालियन में मिजो लोग ज्यादा थे, मिजोरम के लोग ज्यादा थे, इसलिए वो असंतोष और बढ़ता है। और अभी तक जो फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, एक सामान्य संगठन था, इस बटालियन के लोग जाकर इसी मिजो नेशनल फ्रंट में मिल जाते हैं और ये तब्दील हो जाता है मिजो नेशनल आर्मी में। अर्थात जो अभी तक एक सामान्य संगठन था वो एक सैन्य संगठन में तब्दील होता है और अभी तक जो विद्रोह अहिंसक थे वो हिंसा की तरफ मुड़ जाते हैं। आगे इसमें एक नेता जुड़ते हैं जिनका नाम है पू लाल ढेंगा और इनके जुड़ने के साथ ही, लाल ढेंगा के जुड़ने के साथ ही, चूंकि पहले पूर्व में ये भारतीय सेना के सदस्य रहे, हवलदार के पद पर रहे, तो इनकी सैन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने में इनका विशेष योगदान है। इनके नेतृत्व में आंदोलन हिंसात्मक होने लगा। और यहां से आपको बताता चलूं कि चूंकि पूर्वी पाकिस्तान की सीमा लगती थी तो इसको बाहर से भी समर्थन मिलना शुरू हुआ और ये नेता उनके संपर्क में रहने लगे और वहां के जो सैन्य रणनीतिकार हैं उनके साथ बैठ के इन्होंने एक प्लान किया, एक योजना बनाई। उस योजना के तहत विदेशी शक्तियों द्वारा इन्हें कहा गया कि आप किसी भी तरह से एक, इसको नाम दिया गया जेरिको प्लान, जो 28 फरवरी 1966 को बना। उनका यह कहना था कि किसी भी तरह से आप एजोल पर आप 3 दिन भी अगर अपने संगठन का अगर ध्वज फहराने में सफल रहते हैं तो आपको, हम लोग इस वार्ता को यूएन में ले जाएंगे और आपकी स्वतंत्रता की बात हम वहां उठाएंगे। विदेशी शक्तियों के समर्थन पर इन्होंने 1 मार्च 1966 को मिजोरम को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पहाड़ियों से जनजातीय नेता अपने संग और लोगों को लेकर समर्थन करके नीचे उतरे और जगह जगह विरोध प्रदर्शन के साथ ही काफी अराजकता फैल गई और ऐसा कहा गया, यह संदेश दिया गया कि भारत मिजोरम पर शासन करने के योग्य नहीं है। और वहीं पर उस समय असम राइफल का जो हथियार गृह था, उस हथियार गृह पर भी कब्जा कर लिया गया। कुछ एक ऐसे लोग भी थे जो इस विद्रोह में शामिल होना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। जो इस विद्रोह में शामिल होना नहीं चाहते थे, शांति की राह पर चलना चाहते थे, उनको भी हताहत किया गया। संपूर्ण रूप से अराजकता की स्थिति पैदा हुई। पैरामिलिट्री और असम राइफल्स के जवानों को लगातार मारा जाने लगा। ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व पर काबिज हुई थी इंदिरा गांधी। हालांकि इंदिरा गांधी की छवि उस समय इतनी अच्छी नहीं थी। उस समय उनको राम मनोहर लोहिया द्वारा गूंगी गुड़िया की संज्ञा दी गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी को जब इस अराजक स्थिति से उनका सामना हुआ तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो भारतीय इतिहास में बड़ा ही साहसिक निर्णय माना जाता है। उन्होंने अपने ही देश में, अपने ही क्षेत्र पर वायुसेना भेजने का निर्णय लिया और 1966 तक आप देखेंगे 5 मार्च का जो दिन है
5 मार्च 1966 को वायुसेना वहां भेजी जाती है और 5 मार्च से लेकर 13 मार्च तक वहां पर भारतीय वायुसेना के जो विमान गए, उन विमानों से बम वर्षा की गई। हालांकि सरकार इस बात को खारिज करती रही। सरकार ने कहा कि वो राहत कार्यों के लिए भेजे गए थे। साथ ही उन विमानों पर से मशीन गन से गोलियां बरसाई गई थी, लेकिन वहां कुछ ऐसे भी बम पाए गए जो कि फटे नहीं थे, तो उनके आधार पर यह कहा गया कि नहीं, वहां पर बमबारी की गई। बाद में कुछ एक तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि इस दिन को, 5 मार्च के दिन को वहां पर बहुत अच्छा नहीं माना गया और इसके बाद तात्कालिक रूप से तो ये घटना का दमन, इस विद्रोह का दमन किया गया, लेकिन उसके बाद भी 20 वर्षों तक ये संघर्ष जारी रहा और कुछ ऐसे नाम भी संघर्ष से जुड़ गए जो कि पहले इस विचारधारा के उतने मुखर समर्थक नहीं थे। अगर हम बात करें मौजूदा इस समय मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसी घटना के बाद वहां पर इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं, इस संगठन से जुड़ जाते हैं। हालांकि इसके बाद आप देखेंगे कि इसी दिन को जोरामनी या जोराम डे, मिजोरम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 5 मार्च के दिन को। और हमले का नकारात्मक प्रभाव हुआ, 20 वर्षों तक संघर्ष चला। इसके बाद जनरल मानेकशॉ ने एक योजना पेश की। इस योजना के तहत जो मिजो लोग थे उनको रास्तों के आसपास बसाया गया ताकि प्रशासनिक नियंत्रण उन पर कायम रहे। इसके तहत 516 गांवों को, 764 में से 516 गांवों को विस्थापित किया गया, उनको रोड के आसपास बसाया गया ताकि प्रशासनिक नियंत्रण उन पर सकुशल कायम रहे। हालांकि आइजोल पर तात्कालिक रूप से कब्जा कर लिया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, उस युद्ध में पाकिस्तान को जब हमने शिकस्त दी, तो उस युद्ध के बाद इस परिघटना में भी नरमी देखी गई और यहां से फिर वार्ता की शुरुआत होती है। इस वार्ता की शुरुआत में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि रा प्रमुख थे, जिनका नाम एस हंसावलिया था। इन्होंने स्विट्जरलैंड में वार्ता की, उसके शिखर नेतृत्व से बात की। फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी और लालडेंगा के बीच में फिर से वार्ता होनी सुनिश्चित थी। हालांकि इसी बीच में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के कारण ये वार्ता विफल रही, वार्ता सफल नहीं हो सकी। बाद में नेतृत्व परिवर्तन होता है, राजीव गांधी गद्दी पर बैठते हैं और तात्कालिक समय में जो राजीव गांधी के सचिव थे आर.डी. प्रधान, उनकी इसमें अच्छी भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ पर एक उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया कि मैं जब लालडेंगा से मैंने कहा कि मैं चाहता था कि मेरे कार्यकाल में ही समझौता हो जाए, मेरी इच्छा थी कि मैं आपके परिवारजनों के साथ मिजोरम में बैठ सकूं, मुझे मिजोरम वासियों से बहुत प्रेम है। तो इस बात से ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि लालडेंगा काफी पिघल गए। हालांकि वो पहले कुछ शर्तों पर तैयार नहीं थे, फिर उसी दिन वो राजीव गांधी के पास मिलने जाते हैं, उस पर हस्ताक्षर करने जाते हैं, लेकिन तब तक आर.डी. प्रधान रिटायर हो गए होते हैं। लेकिन राजीव गांधी के विशेष उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और उनके 12 बजे रात तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और फिर से उस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि यहाँ पर फिर ऐतिहासिक मिजो समझौता देखने को मिलता है जो 30 जून 1986 की तिथि के दिन होता है। ये एक ऐतिहासिक दिन था और तब से लेकर आज तक ये शांति वार्ता सफल ही कही जा सकती है, सफल रही। और 1987 में इसका परिणाम ये हुआ कि मिजोरम को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया और लालडेंगा को इस मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। तो ये रहा आज का संदर्भ। आगे हम आज के संदर्भ से संबंधित एक प्रश्न आपके सामने पटल पर रखते हैं, इस बात को देखने के लिए कि आज का संदर्भ आपने कितने ठीक ढंग से समझा। प्रश्न ये है कि निम्न व्यक्तियों में से कौन ऑपरेशन जेरिको से संबंधित हैं या है? ऑप्शन ए लालडेंगा, ऑप्शन दूसरा राजेश पायलट, तीसरा सुरेश कलमाड़ी, चौथा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन क्या है आपके पास? केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपका संदर्भ, आज का संदर्भ आपने ठीक ढंग से समझा तो प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सारे संघर्षों की वजह से सारी परिस्थिति जन्य विपरीत परिस्थितियों से लड़ते रहिए। धन्यवाद।